तो सेमीकंडक्टर में अभी तक कोई दिक्कत? यस, सो वो ड्रिफ्ट करंट फिर से समझा दीजिए। हाँ, ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्टिंग किसकी वजह से होता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि अगर हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इधर अगर पी रखे थे यस इधर एन रखे थे तो अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें होल्स थे मेजोरिटी में, यस ठीक है, होल्स जो थे मेजोरिटी में थे और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो माइनॉरिटी में, और इधर होल्स माइनॉरिटी में थे। अगर ये मूव करते करते इस रीजन में आ जाएगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन। और इस होल्स पे यस फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। यस तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि इस के मूवमेंट की वजह से जो करंट है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। यस। और सर माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन से एक बार इसका डिटेल। हाँ, सर माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। मतलब नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हो? सर एनसीईआरटी में किया हुआ है ना माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, तो सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। तो फॉरवर्ड बैक। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या हुआ मतलब? माइनॉरिटी कैरियर्स को अगर इंजेक्ट कर रहे हैं उस चीज को बोल रहा है, तो उसमें सो क्या देखिए, लिखा इफ यू है? ब्रेक, सो लिखा वो आपस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्या? माइनॉरिटी कंबाइन, ये कंबाइन करके होल और आपस में कंबाइन करके ये माइनॉरिटी वाले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती कहाँ पे दिया है? सर पेज नंबर है। 480। 480? कौन सा पैराग्राफ? सर थर्ड पैराग्राफ। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया? बोल रहा है कि ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड एंड रीजन दिस इज पी साइड। ठीक है। जैसे कहा कि ऐसा अगर हमारा है, ये बीच में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बन गया है, तो इधर हम बोल रहे हैं एन साइड है, इधर बोल रहे हैं पी साइड है। ठीक है। ठीक है, इधर पी साइड है, इधर एन साइड है हमारा। तो हम पॉजिटिव और निगेटिव ऐसा देखते हैं। अब इधर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मान लेते हैं कि इधर उसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और होल्स इधर से इधर ड्रिफ्ट कर गए हो, या फिर डिफ्यूजन हो गए हो, किसी भी रास्ते से एनर्जी अगर हाई है तो इधर से इधर फान गए हो। तो
इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से n से p की तरफ आया तो p में वो माइनॉरिटी है। होल्स अगर कुछ p से n की तरफ चले गए तो होल्स जो है n में माइनॉरिटी है। तो इस प्रोसेस को बोल रहा है कि वो माइनॉरिटी इंजेक्शन कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से अगर बैटरी लगा रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन होगा, इस होल्स पे इधर की तरफ फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो बैरियर को छलांग लगाकर मेजोरिटी रीजन से अपने माइनॉरिटी रीजन में वो चले जा रहे हैं। और इस प्रोसेस को बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंजेक्शन। क्लियर है? सर तो ये इलेक्ट्रॉन जो बैरियर क्रॉस किया, होल जो बैरियर क्रॉस किया, इस करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट नहीं बोलेंगे। तो ये डिफ्यूजन थोड़े हो रहा है। डिफ्यूजन कब होता है? जब मिल जाता, इधर आके होल्स में मिलेगा ही, बोल सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है पी साइड में आगे किसी होल्स में मिल सकता है। Yes, sir. तो जैसे कि हम लोग डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट कहे थे, तो बैटरी कनेक्ट करने से पहले ही हम लोग बोले थे अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, सो जो यहाँ इक्विलिब्रियम पे कंडीशन है वो हम्म, तो वो इक्विलिब्रियम किस स्टेट का? दोनों तरफ करंट फ्लो बराबर हो गया होगा। बैटरी तो कनेक्ट किए नहीं है हम लोग। ठीक, एक्सटर्नल यस बैटरी नहीं ना था, तो दोनों करंट, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन देखो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन आया था। सो माइनॉरिटी में फिर भी वो बराबर दे पाएगा? हम्म, सो माइनॉरिटी में है फिर भी वो डिफ्यूजन करंट के बराबर हो पाएगा? तो हो ही रहा था ना। कैसे हो रहा था बताओ? दोनों तो जबरदस्ती का ही फ्लो था। माइनॉरिटी है तो सारा का सारा थ्रो फ्लो कर रहा था दोनों ही केस में। डिफ्यूजन में भी वही हो रहा था और इसमें भी यही चीज है। माइनॉरिटी है तो इसका मतलब थोड़े कि है ही नहीं। और वो आई डिफ्यूजन करंट या फिर ड्रिफ्ट करंट दोनों बोल रहे हो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है। यहाँ पे भी देख लो, हम लोग फॉरवर्ड में भी देख रहे थे, रिवर्स में भी तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में ही बात की है। यस। ठीक है। SC1 हमारा डाउट था। सेमीकंडक्टर का Yes, sir. Page 420. पेज 4 420 So question 20. 20। ऊपर से इसका कोई लेना देना नहीं है। No, sir. ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज आ गया होगा। चार्ज कितना क्रॉस किया है? Yes, sir. तो नंबर ऑफ चार्ज आ गया होगा, उसका आधा हो जाएगा। कैलकुलेट कर तो शायद उसका भी आधा दिया हुआ है आंसर में। आधा का भी आधा? Yes. आधे का आधा नहीं होगा।
पता नहीं, देख लेते हैं। 20 माइक्रो एम्पियर है, 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई इंटू 1 सेकेंड, यही आ गया होगा चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18। आधा ही आना चाहिए, इसमें पता नहीं क्यों 1/4 ले लिया है। ठीक है, आधा ही आना चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻, जो भी है। ठीक है। यस सर। और क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29। Draw the current voltage characteristic for the device in the between the terminals A and B. अब तो 29 का क्या दिक्कत आ रहा है, बोलो। कोई एक का बना दीजिएगा, मतलब पता नहीं चल रहा है कि आंसर सही है कि नहीं, आंसर दिया हुआ नहीं है। जैसे फॉरवर्ड सेकंड बायस वाले का रिवर्स बायस था वैसा ही था, और क्या। सेकंड सर्किट का हम्म सेकंड सर्किट को कैसे दूं? दोनों सेकेंड सर्किट पे फर्स्ट सर्किट, दोनों में वही चीज है। फर्स्ट में देखेंगे हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल रखते हैं, ठीक। तो आवाज कट रहा था। क्या होगा, ऐसा दिया हुआ है, यस सर। ठीक है। यस ये 10 ओम है, 10 डायोड है 10 ओम, और ये 20 ओम। ये ए है और ये बी है। बोल रहा है कि हमको आई वी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है इसके लिए। तो अगर हम एक बार करंट को आई वी फॉरवर्ड हम रख रहे हैं, इधर फॉरवर्ड रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि ए को हम हायर पोटेंशियल पे रखे हों और बी को लोअर पोटेंशियल पे, तो करंट किधर से किधर जा रहा होगा, ऐसा। यस सर। इसके हायर से इसमें तो करंट जा नहीं रहा होगा, ठीक है। तो करंट यस क्या जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा होगा, यस सर। ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड में बोल रहे हैं तो सेकंड में भी देखेंगे तो करंट इसमें ऐसे जाएगा और फॉरवर्ड वाले जैसा ही होगा, यानी कि इसमें भी ऐसा ही आएगा।
डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम नीचे कर रहे हैं, और इधर भी बैकवर्ड रिवर्स हो गया। तो इस तरीके का हमारा कर्व मिल जाएगा IV कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। सर रिवर्स बायस में भी कुछ देर के बाद करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो उसमें शार्पली चेंज होता है ना, ऐसा यस सर। ब्रेकडाउन हो तो उसका जाता है कोई तो यहाँ वो। पे हम्म। सर तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम रिवर्स में करेंगे तो ये वाला वर्किंग होगा, नीचे वाला, और फॉरवर्ड यस में सर। रखे हैं तो ये वाला वर्किंग होगा। तो वो जो रिवर्स उस समय नीचे वाला वो तो रिवर्स बायस है ना उस समय। हाँ, तो नीचे वाला है तो क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सारा करंट किधर से जाना चाहेगा, ऊपर से। यस सर। रिवर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, यस सर। तो सारा करंट ऊपर से जाना चाहेगा। ठीक है। यस सर 28 भी। । 28 बोल रहा है करंट थ्रू 12 में 48 ओम फाइंड करना है। 48 कहाँ है, बीच वाला से 48 हो ना। सर नहीं मैच कर रहा हूँ सर। फर्स्ट कह रहा है कि R for 12 है, ठीक है। हाँ, तो क्या नहीं मैच कर रहा यस बताओ, तो क्या नहीं इसमें जो मैच कर रहा पहले है। नेट पोटेंशियल निकाल के उसके बाद वैल्यू निकालो तो हाँ, आंसर मैच नहीं कर रहा। तो ये 12 ओम है, ये भी कह रहा है 12 ओम, ये 4 और ये 6, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, बोलो। तो 4 2 बाई वोल्ट 12 पर माइनस 6 बाई 12, ये आएगा, यस यानी कि -2, ऐसा आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 बाई 12 यानी 2 बाई 12 यानी कि 1/6, ये आएगा। तो डिवाइड और नहीं ये कर लिया नीचे। डिवाइड कर लो 1/6 से, तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा। इतना ही आ रहा है ना, ये 1 वोल्ट कुछ भी आ रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये लोअर पोटेंशियल या हायर वोल्टेज रिवर्स, यानी कि करंट क्या बह रहा होगा इसमें, 0। यस सर। इसी के थ्रू निकालने पूछा है ना, फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R के थ्रू पूछा है। तो ऊपर वाले से करंट 0, तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दिख रहा है। ऊपर यस वाले सर। तो रिवर, ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, I इक्वल टू 10/24 एम्पियर, यही होगा। हमें R के थ्रू फाइंड करना है ना, तो R के थ्रू क्या होगा, ऊपर वाला जो है ओपन सर्किट हो गया, तो ये करंट कितना जा रहा है, 10/24 एम्पियर। यस सर। ठीक है, तो 10/24 सर हो कितना आ जाएगा। जाएगा, वैसे ही सेकंड केस में भी करना है। ठीक है, और कोई दिक्कत। यस सर। एक मैग्नेटिज्म में जो हम लोग कोई चार पार्टिकल थ्रो करते हैं उसमें रेडियस कैसे लेते हैं, किस पोजीशन से। मतलब किस पोजीशन से, नहीं समझे। सर अगर वो पॉइंट से एक पॉइंट पे थ्रो, पी पॉइंट से अगर थ्रो किया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो सर्कल हाँ, बना रहा था, सो जब वो वापस घूम के आएगा तो वो उस समय सेमी सर्कल बना रहा होगा या कंप्लीट सर्कल। ऐसा अगर फेंके हैं तो सेमी सर्कल, अगर हम इसी में सो ऐसा अगर फेंके हैं तो घूम फिर के यहीं आएगा। कहीं भी 2 पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहाँ कट करेगा वही उसका सेंटर होगा। यस
ठीक है, यस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। सो ठीक, हाँ, सो अगर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सेंटर से में एक हम लोग चार्ज पार्टिकल फेंके तो उसमें रेडियस क्या बनाएगा? किधर सोलेनॉइड के फेंक रहे हो रेडियस उस पे, किधर फेंक उसके रहे हो उस पे परपेंडिकुलर, डिपेंड। उसके प्लेन, परपेंडिकुलर, उसके एक्सिस तो के परपेंडिकुलर एक्सिस है, के सर्कुलर ही अंदर। बोले उसे, क्योंकि हम अंदर का क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं, यस। सर्कुलर ही आएगा। सो तो क्या उसका रेडियस क्या होगा? सोलेनॉइड के रेडियस से सिर्फ आधा होगा। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, mv/q भी। सो अब mv/q मैक्सिमम भी, निकालना, वो उससे टकराए नहीं। हाँ तो टकराए नहीं तो फिर सोलेनॉइड के बराबर होना चाहिए, उतना स्पीड से फेंकेंगे, विदाउट कंडीशन क्योंकि कैसे कर सेंटर से सकते फेंक हैं। रहे हैं। हाँ तो ऐसा हो गया, यहाँ से तुम फेंक रहे हो तो क्या होगा, ऐसा आएगा तभी होगा, तो इसका डायमीटर आर के बराबर होना चाहिए। यस। ठीक है, ये सब तो सिंपल सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। एप्लीकेशंस ऑफ डायोड में जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर मिल जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर हम लोगों ने उन दोनों सेमीकंडक्टर्स को एक में चिपका दिया था। कहने का मतलब चिपकाना नहीं था कि एक ही वेफर लिए थे, एक तरफ पी टाइप डोप किए थे, एक टाइप एन टाइप डोप किए थे। तो दोनों टाइप अगर हम डोपिंग कर दिए थे तो उसके बाद हमें दिखा कि बीच में एक जंक्शन बन गया, और जो जंक्शन बन गया तो जो कॉम्बिनेशन था उसे हम लोगों ने कहा कि ये हमारा डायोड है। उस डायोड को हम लोगों ने देखा कि अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि अगर पी को हायर पोटेंशियल पे रखें तो फॉरवर्ड बायस्ड कहलाएगा, और एन को अगर हायर पोटेंशियल पे रखते हैं तो रिवर्स बायस्ड कहलाएगा। तो दो अलग अलग कंडीशंस में हम उसे जोड़ पा रहे थे, और दोनों में वो अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहा था। जब हम फॉरवर्ड बायस्ड कर रहे थे उस केस में रेजिस्टेंस टेंस टू जीरो था, आइडियल के लिए जीरो ही लेंगे, और अगर हम रिवर्स बायस्ड कर रहे थे तो रेजिस्टेंस टेंस टू इन्फिनिटी था। ठीक है, तो उन्हीं चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला है कि हम लोग रेक्टिफायर के यूज करते हैं, डायोड एज रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, तो इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ठीक है, एसी सोर्स या एसी जो भी इनपुट होगा, एसी इनपुट टू डीसी आउटपुट में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, कोई भी एसी इनपुट है उसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। अब हम लोग ये जानते हैं कि सिंस कि अगर हम बोले कि फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा एक डायोड है, ये जो है हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि करंट जो होगा फ्लो करेगा। हम लोग ये देखते हैं कि इस केस में करंट जो होगा वो फ्लो करेगा, बट अगर ऐसा सिचुएशन रहा कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये जो है रिवर्स का कंडीशन है, ये फॉरवर्ड बायस दिख रहा है, ये रिवर्स बायस, इसमें करंट जो है डज नॉट फ्लो। ये किस कंडीशन में, तो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में। तो हम लोगों ने देखा कि अगर डायोड को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, तो करंट ये एक बार जब फॉरवर्ड है तो करंट को बहने दे रहा है, अगर रिवर्स है तो करंट को बहने नहीं दे रहा है। इसी के बेसिस पे ये काम करता है। तो कैसे काम करता है, तो उस चीज में हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर।
ठीक है, हाफ वेव क्यों कहते हैं सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हमारा ऐसा कुछ कनेक्शन दिया रहेगा, ये जो है एसी सोर्स हो गया हमारा, ठीक है। ये जो चीज रिप्रेजेंटेड है ये हमें ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल दिख रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम ऊपर एक ऐसा यहाँ पे डायोड लगा दी, ठीक है। डायोड लगाए और यहाँ पे आके हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए, जिससे हम बोल रहे हैं कि ये लोड रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल होगा यही हमारा वी आउटपुट होगा, अगर ये हमारा वी इनपुट है तो, ठीक है। नहीं, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमारा आउटपुट पोटेंशियल है। अब ये एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स का अगर हम इनपुट की बात करें, ठीक है, हम इधर ही बना देते हैं। इधर हम बोल रहे हैं वी इनपुट है टाइम के साथ साथ, तो वी इनपुट हम साइनोसॉइडल फंक्शन लेट से कैसा इनपुट डालें, तो ऐसा कुछ हमारा कर्व जा रहा है, ठीक है। साइनोसॉइडल है, टाइम के साथ साथ ऐसे जा रहा है, ये हमारा इनपुट हो गया। ये इसका मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम के साथ साथ हमें दिख रहा है कि t/2 होगा, ये कैपिटल T यानी एक टाइम के बाद रिपीट करता हुआ दिख रहा है। ये इनपुट है हमारा, दिख रहा है कि अपना साइन चेंज कर रहा है। हम मान लेते हैं कि सर्किट में जो ऐसे घूमता मतलब क्लॉकवाइज, तो उसके लिए हम पॉजिटिव मान रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो उससे हम निगेटिव मान रहे हैं। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव निगेटिव करते हुए इसमें बह रहा है, ठीक है। डायरेक्शन को हम पॉजिटिव निगेटिव ध्यान से रखो कि अगर सर्किट में क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव माने हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव माने। अब अगर हम इसी के अकॉर्डिंग हम अपना चाहते हैं कि भी आउटपुट कैसा मिले, तो ध्यान से देखते हैं कि ये हमारा भी आउटपुट कैसा मिलता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो दिख रहा है कि जब क्लॉकवाइज करंट बहा है आउटर सर्किट में, यानी जिसमें लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस समय तो करंट ये डायोड पास कर रहा है कि हाँ भाई बह ले। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है तब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि करंट जीरो हो जाएगा। दिख रहा है सबको? यानी कि आधे देर के लिए करंट बहेगा और आधे देर जीरो, और कुछ तो इफेक्ट है नहीं इसका, तो ऐसा बहेगा फिर जीरो, फिर बहेगा फिर जीरो, ऐसे ही चलता रहेगा। दिख यस रहा सर। है? ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड ये सारा कुछ सेम ही रहेगा, भले ही फिगर में ऊपर नीचे हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि जो क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर हमें लिख दें क्लॉकवाइज अगर हम दिख रहा है, तो इसे अगर पॉजिटिव माने हैं तो ये हमें फ्लो करने दे रहा है, और वही एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो निगेटिव माने ये फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब फ्लो नहीं करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल भी हमें मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो ही। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि अब रेजिस्टेंस के थ्रू अगर हम देखना चाहते हैं तो हमेशा करंट जो है इधर से इधर की तरफ ही दिख रहा है, यानी कि हम नाम दे दें तो ए से बी की तरफ ही फ्लो करता हुआ हमेशा दिखेगा, बी टू ए फ्लो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमेशा हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन पॉजिटिव वाला ही करंट बह रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ यस से सर। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ऐसे सर्किट में हम डायोड लगा दिए तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट बह रहा है अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, यानी कि ये हमें दिख गया ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन,
सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और इसी चीज को तो हम लोग डीसी बोलते हैं। तो ये चीज हमें क्या मिल गया, डीसी, यानी कि जो एसी हमारा सर्किट था, इनपुट एसी था, लेकिन अगर हमने डायोड लगा दिया है लोड रेजिस्टेंस के साथ, तो जो हमें उसके क्रॉस आउटपुट मिल रहा है वो हमें डीसी मिल रहा है। क्लियर है इतना? अब यहाँ लेकिन थोड़ा सा, करंट हाँ करंट स्टेडी तो नहीं है इसमें। हाँ, एसटीडी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक ही है। जैसे तो एसटीडी भी करेंगे धीरे धीरे, अभी तो एक ही डायरेक्शन की है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी So 1/t. रेक्टिफाइड वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड रेक्टिफाइड वेव का क्या होगा बताओ? सेम एज इनपुट होगा, Same. सेम एज इनपुट। दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो फिर से सेम टाइम पे ही तो रिपीट कर रहा है खुद को। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए, ये भी क्या होगा, सेम। ठीक है, इसका एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, एफिशिएंसी जो होता है 40.6% होता है। ठीक है, एफिशिएंसी कितना है, 40.6%। इसमें जो वी डीसी मिलेगा वो वी नॉट बाई पाई, ठीक है, या फिर आई डी सी अगर लिखेंगे तो आई नॉट बाई पाई। ठीक है, इसके बाद है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम लोग देख रहे हैं सेंटर टैप, रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, तो इधर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, तो हम वैसे ही बना देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पे दो डायोड्स यूज कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ऐसे दो डायोड हम लोग यूज कर लेते हैं। अब जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो लगाने का यहाँ पे दो तरीका दिखाया जाता है। बात तो वही है कि एक तो हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं सेंटर से, ड्रॉ करने के लिए हम यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बुक्स में दिखाता है कि यहाँ से ऐसे ले आता है, ऐसे पार करा के यहाँ पे लगा देता है। ठीक है, हम यहाँ लगाएं या फिर हम इसे यहाँ पे लगा दें, कोई फर्क है, बोलो? No. ठीक है, तो हम यहीं पे लगा रहे हैं। ये हमारा आरएल हो गया, ये हमारा डायोड 1, ये हम बोल रहे हैं डायोड 2। सेंटर टैप्ड इससे हम बोल रहे हैं, यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके सेंटर से हम ऐसे जोड़े हुए हैं, तो इसलिए सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर कहा जाता है। यहाँ पे फिर से अगर करंट डायोड में क्लॉकवाइज बहेगा तो हम पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज अगर बह रहा होगा तो निगेटिव, और उसी के हिसाब से अपना फॉरवर्ड और रिवर्स बायस देख लेना है। ठीक है, इधर ही ड्रॉ करते हैं। ये हम बोल रहे हैं कि V इनपुट है, ठीक है, मान लेते हैं टाइम के साथ साथ ऐसा हमारा इनपुट है। ये हमारा आउटपुट वाला लाइन है। अब बताओ क्या होगा
अगर हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा माने, जब फर्स्ट हाफ में ऊपर से आ रहा होगा उस समय D1 जो करंट है, D1 से हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, D2 से रिवर्स बायस्ड होगा। यस सर। ठीक है, तो उस केस में करंट हमारा इस रेजिस्टेंस में क्या A से B ही जाएगा? ठीक यस है, सर। सेकेंड पार्ट में जब करंट इधर से बह रहा है उस समय ये काम नहीं करेगा, यानी कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा उस समय D1 ओपन हो जाएगा, D2 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उस समय में भी अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस से करंट क्या A to B ही दिख रहा है। तो दोनों केस में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस से जो है हमारा करंट एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी कि हमें ऐसा कुछ मिलेगा। फर्स्ट केस में अगर हम देख रहे हैं तो D1 वाले से सेकेंड केस के लिए D2 रिस्पॉन्सिबल है, फिर D1, फिर D2, फिर D1, ऐसा ही काम चलते जा रहा है। यानी कि पॉजिटिव वाले के लिए D1, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इसके लिए D1 पास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें दिख रहा है कि डायोड 2 पास कर रहा है, और दोनों से पास करके जो हमारा करंट इधर से जा रहा है इसमें इधर और इसमें से इधर ही आ रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन जो है हमें A to B ही मिल रहा है, यानी कि लोड के अक्रॉस जो करंट है वो हमें सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। दिख रहा है? तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, ये DC मिल गया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये रेक्टिफायर है, यानी कि AC को ये DC में चेंज। अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम पीरियड नया क्या हो जा रहा है, T/2 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 हो गया है। फ्रीक्वेंसी 2/T। 2F डबल हो गया है ना फ्रीक्वेंसी। हाँ। ठीक है, 2/T करेंगे तो 2F आएगा, तो फ्रीक्वेंसी डबल। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये भी डबल हो डबल। जाता है 1.2%। ठीक है, इस केस में अगर हम VDC की अगर हम बात करें तो ये 2V0/पाई आएगा, या फिर IDC या AC की बात करेंगे तो ये 2I0/पाई आएगा। ठीक है, तो ये सो सब चीजें थी। हाँ। सो आपने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हम्म। इंडक्टर में, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं घटा देगा सेकेंडरी कॉइल में? इंडक्टर नहीं है वो, सेंटर टैप है और ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहा हो, ऊपर से सेंटर से अगर किए हैं तो ऊपर से जितना पास हो रहा होगा उतना ही नीचे, तो करंट का एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहा होगा। ठीक है, सर आवाज कट गया था आपका। हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं इस RL के थ्रू, तो क्या होगा, ऊपर से जितना करंट जा रहा है उतना ही नीचे से भी जा रहा होगा, सेंटर टैप है। बोलो। हेलो, अभी भी आवाज कट रहा है। नो सर। पता नहीं वही गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि करंट जो जा रहा है दोनों तरफ से सेम ही जा रहा है, तो हमें ऐसे समझना है। ठीक है, और बाकी ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करके करंट कितना किधर जाएगा वो सब चीजें हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ एक और पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, कैसे भी हम बना सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में भी क्या है कि वैसे ही हम लोग
को करंट जो है रेजिस्टेंस के थ्रू एक ही डायरेक्शन में पास करना होता है। तो इसमें जो हम करंट बनाते हैं वो इस तरीके का बनाते हैं, यानी कि जो हमारा डायोड होता है, चार चार डायोड यूज होते हैं इसमें। एक डायोड इधर, और बीच में ऐसा ये RL हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हम नाम देते हैं तो D1, D2, D3, D4। अगर करंट ऊपर से जाए और नीचे से जाए तो दोनों केस में हमें करंट थ्रू RL क्या दिख रहा है, बोलो। ऊपर से जब जाएगा तो ये D1 जो है वो हमें रिवर्स केस दिख रहा है, तो D1 तो ओपन हो जाएगा। करंट जो जाएगा D2 से पास होगा, फिर RL से जाएगा, फिर D3 से जाएगा, और करंट जो है इसमें A से B बहता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं तो वो इधर, और इसके लिए D2 एंड D3 रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर देखो नीचे से जब करंट जाएगा तो D3 ओपन हो जाएगा, D4 से करंट जाएगा, फिर D2 से जा नहीं पाएगा तो ऐसे भी रेजिस्टेंस होके आएगा, फिर D1 से जाएगा, D1, D4, ऐसे ही चलते जाएगा क्या, देखो यस ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और हमें ऐसा एक AC से DC मिली, यानी कि हमें AC इनपुट दिख रहा था जो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में अब जो है रेजिस्टेंस के थ्रू करंट बह रहा है, तो हम बोलेंगे कि DC मिल गया। तो ये रेक्टिफायर है, हम लोग अलग अलग डायोड्स बनाकर हम बना सकते हैं, तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई एक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। मोस्टली जो है हाफ वेव रेक्टिफायर ऊपर वाला और सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर ही हम लोग को देखना है। ठीक है, अगर मीटर ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर भी आ गया तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। इसका भी जो एफिशिएंसी है वो ऊपर वाले जैसा ही है, नेगेटिव 1.6%। लेकिन यही है कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ डायोड्स यूज हो रहे हैं, उसमें दो ही नंबर ऑफ डायोड्स यूज थे। एक चीज अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमें आउटपुट मिला है वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी क्या है, वेरिएबल है। दिख रहा है, हर केसेस में हमने देखा कि जो हमारा आउटपुट है वो जो है यूनिफॉर्म नहीं है, उसके पास वो भी रिपल्स फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हियर आउटपुट इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, आउटपुट जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग कहने का मतलब है कि हैविंग रिपल्स, यानी कि अगर वेव की फॉर्म में देखें तो देख रहे हैं कि इसके पास भी रिपल्स है, यानी कि बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसा है। तो इसको हटाने के लिए, यानी कि टू गेट यूनिफॉर्म पोटेंशियल या फिर करंट थ्रू RL, फिल्टर सर्किट इज यूज्ड। ठीक है, इस रिपल्स को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है, तो अ कैपेसिटर पैरेलल टू RL या फिर अ इंडक्टर इन सीरीज विथ RL। RL के साथ एक सीरीज में अगर इंडक्टर जोड़ दे तो, या फिर एक कैपेसिटर हम लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दे पैरेलल में, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो फिल्टर सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है। फिल्टर सर्किट
तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दो इनपुट है, ये हमारा फिल्टर रेक्टिफायर हो गया जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, वही रेक्टिफायर। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इसके दो आउटपुट्स हैं जिसमें हमें RL ऐसा जोड़ रखे हैं, ये RL है। इधर तो हम बोल रहे हैं कि जो इनपुट था वो AC सोर्स इनपुट था, रेक्टिफायर ने आउटपुट दिया होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इस RL के साथ एक पैरेलल में हम ऐसे कैपेसिटर को लगा देते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर को हमने इस लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा दिया, तो ये जो सर्किट बन गया, ये हमारा जो बन गया, ये फिल्टर सर्किट बन गया। तो इस फिल्टर सर्किट का फायदा क्या होता है, तो ध्यान से सुने। ये हमारा V आउटपुट मिल रहा था विदाउट फिल्टर, टाइम के साथ विदाउट फिल्टर जो मिल रहा था हमें ऐसा मिल रहा था। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं, विदाउट फिल्टर जो है हमें ऐसा कुछ आउटपुट मिल रहा था। लेकिन अब फिल्टर लगाने से क्या फायदा हुआ, उस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग बताओ, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि करंट बढ़ रहा था यहाँ से, यानी कि इस कर्व पे ही देखे तो हम यहाँ से यहाँ गए, तो उस समय तक करंट जो है बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, चलो ठीक है। तो उस समय तक क्या कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, बोलो। यस सर। चार्ज हुआ। उसके बाद हम इस सर्किट में बोल रहे हैं कि करंट घटने लगा है। करंट घटने लगा है तो कैपेसिटर जो है, जो पहले से चार्ज था, हायर पोटेंशियल पे पहुंच चुका है, क्या अब वो थोड़ा बहुत एनर्जी रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा? यस सर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पहले ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर उसके बाद कुछ एनर्जी फिर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है, फिर जैसे करंट बढ़ेगा फिर से चार्ज होने लगेगा, वैसे ही ये बार बार प्रोवाइड करते जाएगा। यानी कि जो हमारा करंट दिख रहा है इसमें आउटपुट थ्रू रेजिस्टेंस जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके का। ठीक है, यानी कि जो रेड वाला जो हम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जब ये घट रहा था तो उस समय कैपेसिटर जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये वाला जो हमें आउटपुट मिलेगा, और ये हमें दिख रहा है कि यूनिफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सर्किट में हम एक कैपेसिटर लगा दें पैरेलल टू रेजिस्टेंस, या फिर सीरीज में ही इसके एक लगा दें ये इंडक्टर, तब भी वही काम करता है। जब करंट बढ़ रहा होगा सर्किट में उस समय ये चार्ज होगा कैपेसिटर, और जब करंट घट रहा होगा तो ये डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होकर जो भी एनर्जी होगा वो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करा रहा होगा। तो हमें क्या लगेगा कि जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो लगभग यूनिफॉर्म मिल रहा है, यानी कि टाइम के साथ साथ तो वेरी नहीं कर रहा है, तो हमें एक कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। तो फिल्टर सर्किट का यही काम है कि रिपल्स को खत्म करना। सो क्लियर है? हाँ। जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग कैपेसिटर में होगा, सो वो साइनसोइडल फंक्शन थोड़ी ना, क्या? सो साइनसोइडल फंक्शन होगा कौन? डिस्चार्जिंग और चार्जिंग जो कैपेसिटर होगा। कोई सा भी फंक्शन हो। सर वो आपस में ये एडजस्ट कैसे करेगा? क्या चीज? सर जब इसको कांस्टेंट पोटेंशियल रखना है तो कांस्टेंट रखना है तो जैसे कि 0 से T/2 देख रहे हैं कि कैपेसिटर चार्ज हुआ, एनर्जी उसके पास गया। अब जैसे जैसे यस सर। एनर्जी घट रहा है तो ये कैपेसिटर हायर पोटेंशियल पे है तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सर तो उस जिस रेट से इसको चाहिए उस रेट से प्रोवाइड कर पाएगा वो? चार्ज कब तक
कितना फ्लो करता है पोटेंशियल को सेम रखने के लिए। चार्ज कितना फ्लो करता है, कब तक फ्लो करता है, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसका जो कुछ फंक्शन होगा, मान लेते हैं कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करेगा, कितना चार्ज स्टोर होगा, कितना एनर्जी स्टोर्ड है, कितना प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये लगभग में हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि लोड के क्रॉस जो हमारा करंट मिलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो क्या मिलेगा कि एनर्जी जितना उधर से घट रहा था करंट, तो उतना एनर्जी ये कैपेसिटर प्रोवाइड कर दे रहा है। तो लगभग लगभग में हमें क्या मिलेगा कि सेम मिलेगा कि पोटेंशियल है। ठीक है, अब यस सर। क्वांटिटेटिवली इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ही है, तो थ्योरेटिकली देखेंगे। अब न्यूमेरिकली देखते तो कुछ और कहानी मिलता है कि हाँ भाई कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। क्लियर है? यस। इतना बात में किसी को दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं जेनर फ्लोर डायोड। पे कीजिए ना। और नो सर बस ये। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जेनर डायोड। ठीक है, डायोड्स में सबसे देखने में अच्छा जेनर डायोड ही लगता है। ठीक है, पता नहीं अलग अलग वेरिएशंस के बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हमने जो यूज करा था वो ट्रांसपेरेंट टाइप का था, वाइट कलर का, एकदम मस्त चमकीला टाइप का दिखता है। ठीक है, इसका जो सिंबल है जेनर डायोड का वो इस तरीके का है। ठीक है, ये जो है जेनर डायोड का सिंबल है। ठीक है, जो डायोड था हमारा, सिर्फ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कोई भी डायोड, इसमें अगर ऐसे लगा दिए तो ये हमारा जेनर डायोड हो गया। क्लियर है? यस। ठीक है, ये हमारा जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड जो है हम लोग हमेशा रिवर्स कंडीशन में ही यूज करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज यूज्ड इन रिवर्स्ड कंडीशन। ठीक है, रिवर्स बायस में इसे यूज करना है हमें। इसका जो डोपिंग होता है वो बहुत ही हैवी डोप होता है, हैवी डोप्ड पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, हैवी डोप्ड है ये चीज है। और ये जो वर्क है रिवर्स कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में भी क्या, तो जेनर ब्रेकडाउन पे ये काम करता है। जो जेनर ब्रेकडाउन हम लोग पढ़े थे कि रिवर्स कंडीशन में जोड़ते हैं ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसी चीज पे ये वर्क करता है। जेनर ब्रेकडाउन क्या था? बोलो। इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाए थे अगर हम लोग ठीक है, वो छोटी इलेक्ट्रिक चीज फील्ड कर की रहे वजह थे से तो। टूट। हाँ, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये हैवी डोप्ड है। अगर हैवी डोप्ड है और अगर हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शंस, तो इसमें जो हमारा ये बनेगा डिप्लीशन रीजन, एक साइड होल बनेगा, एक साइड मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं इधर इलेक्ट्रॉन्स, ये पी साइड हो गया, ये एन साइड हो गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज, और बीच में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे हैवी डोपिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका हाई होगा। यस। डोपिंग हाई है तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई इन डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन में जो होगा ये हाई होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर इसे तोड़ना हो
तो हम थोड़ा सा भी रिवर्स पोटेंशियल लगाएंगे तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। रिक्वायर लो पोटेंशियल फॉर रिवर्स पोटेंशियल ब्रेक डाउन। ठीक है, जो ब्रेक डाउन हम लोग पढ़े थे रिवर्स पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जा रहा था, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर थे वो टूटने लग रहे थे, तो पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड हाई में और थोड़ा सा भी लगा देते हैं तो ये टूट जाता है। इसलिए हम लोग इसका जो डोपिंग रखते हैं वो हाई रखते हैं, क्योंकि हमें इसे रिवर्स कंडीशन में तोड़ के ही यूज करना होता है। ठीक है, नहीं कि रिवर्स कंडीशन में ब्रेकिंग के जब ब्रेक कर जाता है उसी रीजन में ये हमारे काम लायक होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे तो इधर अगर करंट था, रिवर्स पोटेंशियल अगर हम बोल रहे हैं भी इधर फॉरवर्ड और इधर भी रिवर्स है, तो ऐसा था। तो ये जो ब्रेकडाउन था जेनर वोल्टेज, इसी के बाद ये हमारा वर्किंग होता है। ठीक है, ये जो जेनर वोल्टेज है अगर डोपिंग बहुत हाई हो तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट पे ये टूट जाता है। इसके यूज कैसे करते हैं, तो जेनर डायोड एज रेगुलेटर। ठीक है, जेनर डायोड को हम लोग एज ए रेगुलेटर यूज करते हैं, यानी कि रेगुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी आउटपुट वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल या करंट है उसे कांस्टेंट मेंटेन रखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक सर्किट रहता है, मान लेते हैं कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसे हमें यूज करना है। ये लोड रेजिस्टेंस है जिसे यूज करना है। यहाँ ए बी है, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, यानी कि इनपुट सोर्स लगा रहे हैं। ए को हम रख रहे हैं कि हायर पोटेंशियल पे है, ये जो है लोअर पोटेंशियल पे है। ए हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, इसे हम बोल रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस है। ये सीरीज रेजिस्टेंस है, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में बाकी सब जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि अगर किसी कारण बस ये जो हमारा इनपुट सोर्स है ये फ्लक्चुएट करे, यानी कि इसका पोटेंशियल बढ़ जाए, ज्यादा करंट प्रोवाइड करने लगे, घट जाए, कम करंट प्रोवाइड करने लगे, तो ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई फर्क ना पड़े, यानी कि इसके अक्रॉस जो VL था वो अभी भी VL ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, we want to maintain this VL at constant potential, या फिर बोल सकते हैं कि इसके थ्रू जो करंट बह रहा है ये हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ये भी हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो कैसे रखेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक जेनर डायोड जो है इसमें ऐसा पैरेलल में लगा देते हैं। अगर हम जानते हैं कि इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VZ है तो इसके क्रॉस भी ये भी कांस्टेंट VZ ही रहेगा। अब इसे हम रिवर्स कंडीशन में लगाए हैं, ऊपर जो है हायर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये हमें लोअर दिख रहा है, ये हमें हायर पोटेंशियल दिख रहा है। अब ये लगाने से हमें फायदा क्या है, यहाँ से अगर कुछ भी करंट बह रहा हो, आई घटे बढ़े कुछ भी हो, हमें दिख रहा है कि इसके अक्रॉस इनफाइनाइट करंट जा सकता है। ठीक है, अगर ये VZ है, इससे ज्यादा का अगर पोटेंशियल रहा तो हम देख सकते हैं कि इसके थ्रू जो है I डैश अगर जाएगा तो I डैश में भी इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। यानी कि अब यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि अगर हम इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस के लगा दिए हैं लोड रेजिस्टेंस के, तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल VZ मेंटेन रहेगा। अगर हमारा ये जो इनपुट पोटेंशियल जो है ग्रेटर देन VZ है तो हमें दिख रहा है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो मेंटेन रहेगा, और इस लोड के थ्रू जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट जा रहा है,
पोटेंशियल कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस जो होगा वो आर के क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, नहीं कि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। एक्स्ट्रा करंट जो भी होगा वो हमारा इस जेनर डायोड के थ्रू पास कर जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस RL does not change, but if current increases or decreases, then it will be maintained by diode. डायोड से मेंटेन हो जा रहा है। एक चीज और कि मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप will be across RS। ठीक है, जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसी के क्रॉस मोस्टली पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। करंट जो है इसके थ्रू तो चला जा रहा है, नहीं इसके थ्रू पोटेंशियल VZ ही रहेगा। अगर Vin बढ़ रहा है तो जो एक्स्ट्रा जो भी बढ़ेगा और सीरीज रेजिस्टेंस के क्रॉस ही बढ़ेगा। तो अगर हमें कोई भी रेगुलेटर बनाना होता है तो रेगुलेटर बनाने के लिए एक हमें RS और दूसरा एक डायोड जेनर डायोड की जरूरत पड़ती है। आजकल हो गया है कि रेगुलेटर्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करने वाले भी, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया है। जैसे पंखा का जो रेगुलेटर है उसमें हम स्पीड बढ़ाते घटाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग डायोड और रेजिस्टेंस जो होता है उसमें वेरिएबल लगा होता है ना, घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो रेजिस्टेंस वेरी करता है तो जो हमारा इनपुट कैटेगरीज है वो चेंज होता है, तो वहाँ पे हमारा VZ जो है उसको भी चेंज करने का आजकल तरीका आ गया है। तो हम लोग चेंज कर करके लोड के अक्रॉस जो है पोटेंशियल भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि एक जेनर डायोड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अलोंग जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है हमें कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि सडन फ्लक्चुएशंस की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्लियर है इतना? यस। यस सर। ठीक, हम लोग यूज करेंगे रिवर्स कंडीशन यूज करते हैं, हैवी डोपिंग होता है इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है लाइट का यूज करता है, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं इसे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या फोटो इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जाता है डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि यूज लाइट, यानी कि इसमें लाइट का ये इफेक्ट पड़ता है, या तो लाइट इससे जनरेट हो रहा होगा या लाइट का जरूरत होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसके एप्लीकेशन से चल रहे हैं। तो पहला देखते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड जो है एक डायोड ही है। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके का डायोड बना के उस पे दो रेज ऐसे दिखाए गए होंगे। वो दो रेज जो दिखा रहे हैं, यानी कि दिखा रहा है कि इस पे ये रेज आ रहे हैं, यानी कि लाइट पड़ रहा है। ठीक है, इस डायोड पे लाइट पड़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। तो फोटो डायोड देख के समझ में आ जाना चाहिए किस डायोड पे हम लाइट देंगे, और लाइट देंगे तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ये भी हेवली डोप्ड होता है, डोप्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन साइड जो है हेवली डोप्ड होगा,
रिवर्स कंडीशन में, इन रिवर्स कंडीशन में ही इसका भी हम लोग यूज करेंगे, और बेस्ड ऑन एवलेंस ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलेंस ब्रेकडाउन यानी लाइट पड़ेगा, ब्रेकडाउन होगा, उस चीज पे ये डिपेंड करता है। क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डायोड है, ये P बोल रहे हैं, इधर N बोल रहे हैं, हम इसे रिवर्स कंडीशन में जोड़ दिए हैं, रिवर्स कंडीशन में जोड़ दिए हैं, और ऐसा हम लगा दिए यहाँ पे एक हम एमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, माइक्रो एमीटर, यानी कि माइक्रो में करंट को मेजर कर सके। अब इस पे अगर हम बोल रहे हैं कि इस पे ऐसा लाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो लाइट के पास एनर्जी होता है, उस एनर्जी की वजह से अगर हम मान लें कि यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की बात करें, ठीक है, एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसके जो बॉन्डिंग है वो टूट जाए, बॉन्डिंग टूट जाएगा तो हमें दिख रहा है किस डायरेक्शन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और होल इधर भागेगा। तो ऐसा अगर भागा तो हमें एक करंट मिलेगा, सर्किट में एक करंट मिलेगा ड्यू टू होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के टूट के मूव करने की से। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है इस एनर्जी की वजह से, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे करंट मिलता है, तो करंट मिलेगा तो ये एमीटर जो है हमें बता देगा कि हाँ भाई करंट है या नहीं। अगर हम बल्ब लगाए हो तो लाइट तो जलने लगेगा, ठीक है, यानी कि करंट बहेगा तो लाइट जलने लगेगा। तो ये फोटो डायोड होता है जिसमें इस तरीके का वर्किंग होता है। इसका यूज हम लोग बहुत जगहों पे कर लेते हैं, जैसे कि बरगली अलार्म, चोरी का अलार्म अगर है तो वहां पे लगा देते हैं, कंटिन्यूअस हो सकता है, करंट जा रहा है, लाइट जा रहा है, तो अलार्म बंद है। ठीक है, किसी तरीके से करंट गया तो अलार्म बज गया। जैसे गेट ही है, ऐसे लाइट, जैसे मूवीज में देखे होगे कि लाइट लगा होता है, बीच में हमें रोक दिए तो भाई अलार्म बज जाता है। तो ऐसा ही कुछ होगा कि यहाँ पे लाइट कंटिन्यूअस इस पे पड़ रहा है, करंट कंटिन्यूअस बह रहा है, तो अलार्म नहीं बज रहा है, लेकिन किसी कारण बस इस पे हम इस लाइट को रोक दें तो करंट बंद हो जाएगा और अलार्म बज जाएगा। ठीक है, या फिर आर्मी वाले भी यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोडेड मैसेज भेजने हो तो सिग्नल्स भेजते हैं, तो दूसरी तरफ रिसीवर लगा होता है ऐसा ही, तो वहां से बत्ती जलता है, एक बार जला तो एक मैसेज, दो बार जला कुछ कोडिंग करके तो मैसेज भेजने में भी काम आता है। क्लियर है ये फोटो डायोड? सर ये जो लाइट है वो, क्या? सर ये लाइट है कौन सा किसी भी लाइट है? लाइट से हो सकता है ये? हाँ सर जो लाइट जो डायोड पे हाँ, तो एच नहीं, उसका एनर्जी कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमको सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो जो भी लाइट यूज करेंगे वो जिसका एनर्जी से ज्यादा होगा वही यूज करेंगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है एलईडी। फुल फॉर्म इसका, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये चीज देखे होगे सब, छोटा सा इस तरीके का होता है। देखे हो? यस सर। यस ऐसा एक छोटा सा गोला में भरा रहता है। ठीक है, एलईडी Yes, टर्च में ये बहुत जगह पे आजकल बल्ब भी खोलोगे तो ऐसे ही छोटा छोटा एलईडी लगा होता है, तो उसी चीज की बात कर रहे हैं, एलईडी। तो ये जो हमारा अंदर में ये पोर्शन जो दिख रहा है ना, यही है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये पीएन जंक्शन है। क्या होता है इसमें, तो हम लोग पीएन जंक्शन जो रखते हैं वो इस यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कट कर देते हैं। कट इसलिए किया जाता है कि जो लाइट निकले
थोड़ा ज्यादा निकले, यानी मतलब तोड़ने में हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड में जोड़ते हैं। ठीक है, किस में वर्क करेगा? वर्क्स इन फॉरवर्ड कंडीशन, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में वर्क करेगा। तो फॉरवर्ड बायस्ड में ऐसा हम लोग जोड़ दिए, ये जो है होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर बीच में हमारा दिख रहा है कि रीजन दिख रहा है। अब हम अगर फॉरवर्ड बायस्ड में लगाए हैं तो क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पे इधर की तरफ होगा, यानी कि होल्स में इधर लग रहा होगा और इलेक्ट्रॉन्स पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा कुछ कर दें कि ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में आके, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में आके मिल जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिलेगा, यानी कि डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होगा तो कुछ होगा, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसे जब तोड़े तो हमें एनर्जी देना पड़ा Hν। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन और होल फिर से आपस में जुटेगा तो क्या एनर्जी मिलेगा हमें? Hν मिलेगा। ठीक है, तो उसी चीज पे है, यहाँ पे अगर ये रिकम्बाइन होता है तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि कुछ एनर्जी मिलता है लाइट के फॉर्म। हो सकता है कि वो विजिबल रीजन में रहे ना रहे, और डिपेंडिंग ऑन कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये मिलता है तो कितना मिलेगा? तो ये जो एनर्जी मिलता है, यानी कि इजी तोड़ने में लगा था, तो बनेगा भी तो कितना में लगेगा? इजी ही। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है, तो डिफ्यूजन से हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी कितना मिलेगा? तो अगर उसका जो भी एनर्जी गैप होगा उसके जितना। ठीक है, तो हमें अगर जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसी पे वर्क करता है कि अगर हम उसे फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्ट करते हैं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर ऐसा फोर्स लगे कि हाँ भाई ये दोनों जाके आपस में मिल जाए, इतना भी हम हाई एनर्जी ना कर दें कि ये कंबाइन ना हो, रिकम्बाइन हमें कराना है। तो अगर ये रिकम्बाइन कर गया तो हमें दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को तोड़ने में एनर्जी देना पड़ रहा है तो बनेगा तो हमें एनर्जी मिलेगा। तो वही जो एनर्जी मिलता है ऊपर हमारा Hν के फॉर्म में निकल रहा है। तो ये जो हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं वही की एनर्जी जल्दी निकले। ये जो ग्लास का हम लोग लगाते हैं उसके अंदर गैसेस भरते हैं ताकि इसका स्पार्किंग क्या हो? ज्यादा हो। क्लियर है? अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हमें विजिबल चाहिए, विजिबल लाइट अगर चाहिए, रेड कलर, ब्लू कलर, ये सब चीजें, तो लेमडा जो है ये 400 एंगस्ट्रम से लेकर 700 एंगस्ट्रम तक होता है विजिबल के लिए। ठीक है, 400 पे वायलेट और 700 पे रेड, यही होता है। वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ बढ़ता है। वही यस अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी अगर हम जाएंगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा क्या होगा? वायलेट का, और इधर जाएंगे तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेड का। ठीक है, तो अगर हमें इस रेंज में एनर्जी चाहिए तो तोड़ के जो हमारा एनर्जी चाहिए होगा तो इसी रेंज के लिए निकाला जाता है। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे पढ़ते हैं। गैलियम, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स और एक्स का वैल्यू होगा तो उसके हिसाब से ये चीज रहेगा। नाइट फॉस्फाइड। ठीक है, एक्स जो है कितना अमाउंट है उसमें प्रेजेंट, उस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गैलियम आर्सेनाइड 0.6, फॉस्फाइड 0.4 जो होता है, इसका इजी वैल्यू होता है लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है रेड कलर के लिए है, इसलिए यूज्ड फॉर रेड एलईडी। रेड लाइट अगर चाहिए होगा तो हम ये चीज यूज करते हैं।
वही अगर सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड का जो इजी वैल्यू होता है ये होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड यानी कि इसका जो रेंज है वो इंफ्रारेड में है। तो ये इंफ्रारेड इजी 1.9 यानी कि रेड के लिए है, तो रेड लाइट के लिए यूज होता है। ऐसे ही अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट जिस भी रीजन में चाहिए होगा वैसा हम लोग मटेरियल यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक रह गया सोलर सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलर सेल पढ़ेंगे कि सोलर जो पैनल होता है कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम लोग इसका ट्रायोड बनाएंगे यानी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, डायोड खत्म तो ट्रांजिस्टर्स, फिर ट्रांजिस्टर्स को सर्किट में देखेंगे कैसे यूज करते हैं, और ट्रांजिस्टर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर लॉजिक गेट बचा हुआ है। 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे। सर ये मॉडर्न फिजिक्स नहीं है? मॉडर्न फिजिक्स ही है लेकिन थोड़ा सा अलग रखा गया है। ठीक है, अभी 19th सेंचुरी का ही है। कम्युनिकेशन सिस्टम। वो तो हटे हुए 2-3 साल हो गया है, फिर भी पढ़ लेना एक बार अपने से। ठीक है, तो वो हट गया है जेईई मेन सिलेबस से। शायद हट गया था कि पिछले साल तो डिलीटेड पोर्शन में था भी नहीं, हट ही गया था जहां तक हमको याद है। क्या 2 साल पहले हटा है? ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। और थैंक यू एनसीईआरटी सर। फिर से जाके एक बार पढ़ लेना है जितना भी हम लोग आज किए हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ते जाना ही है, छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा।